अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम इकराज़ा है और मैं हूँ 360 मुस्लिम एक्सपर्ट सोसाइटी से। और मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ। आज मैं आपकी होस्ट हूँ और ये हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट है, सुपर मुस्लिमा सीरीज़। एक इस्लाम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम आपको डेली लाइफ की एग्जांपल से कुछ ऐसी ख़वातीन, ऐसी सक्सेसफुल वुमेन जो इस्लाम को भी साथ लेकर चलती हैं अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल भी हैं, उनकी एग्जांपल्स प्रेजेंट करें, उनसे सवालात करें, उनसे हेल्दी डिस्कशन करें, ताकि आप भी और हम भी जान सकें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस्लाम को भी साथ लिया जाए और सक्सेस भी हासिल की जाए। आजकल बहुत मिथ्स सुनने को मिलती हैं कि एक वुमन इस्लाम को साथ लेकर नहीं चल सकती या उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने लाए हैं और आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। कैसे स्पेशल हैं ये उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप जान जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारे वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट को, सुंदस इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकरा। कैसी हैं आप सुंदस? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुंदस, आप हमारे ऑडियंस को अपना तारुफ कराएं, काइंडली अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुंदर शाह, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और जैसे इकरा के साथ हमारे इंटरेक्शन है था कोलीग्स की तरह से ही है बिल्कुल। और आई मेरा वैसे ग्रेजुएशन मेरी जो है ना वो अभी फातिमा जिन्ना अंडर ग्रेजुएशन फातिमा जिन्ना से, और दूसरा एफएससी और इंटरमीडिएट जो है ना वो मैंने उधर से किया है, क्वीन मैरी कॉलेज से किया है। सही, माशाल्लाह, शुक्रिया सुंदस। अच्छा सुंदस, हमसे हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आप अपनी एकेडमिक्स के अलावा कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, आप बताइएगा। एफजे में डिफरेंट सोसाइटीज है जिसका मैं पार्ट हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है वो प्रेसिडेंटशिप है, जो मुझे शनावर साइंस एंड रिसर्च सोसाइटी में मिली है। उसको मैं ऑन करती हूँ बिकॉज डेफिनेटली आई एम द प्रेसिडेंट। और इसके अलावा मेरे पास शनावर कोई सोसाइटी है जिसके अंदर मैं मेंबर हूँ एक एक्टिव। और सिंक का भी मैं पार्ट रही हूँ, सोलिडेरिटी यूथ। और बस ये तीन चार सोसाइटीज हैं जिनमें आई थिंक मेंबरशिप है, लेकिन एक्टिव जो एग्जैक्टली प्रेसिडेंटशिप का काम है वो मेरा रिसर्च सोसाइटी में है और उसको मैं लीड कर रही हूँ alhamdulillah। अच्छा, सही, माशाल्लाह। तो कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी रिसर्च सोसाइटी के बारे में, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कैसे काम किया जाता है और क्या सिलसिला? अच्छा, सनावर रिसर्च सोसाइटी बेसिकली एक रिसर्च सोसाइटी है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। और सनावर साइंस एंड रिसर्च सोसाइटी इट मीन्स कि वो जो मेडिकल रिसर्च है, साइंस रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, हम उस पर ज्यादातर फोकस करते हैं। और रिसर्च का क्योंकि आजकल इनोवेटिव दौर चल रहा है तो आई कंसिडर के रिसर्च की इम्पोर्टेंस जो है ना वो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज के इक्वली है, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल। रिसर्च में हम इस तरह से करते हैं, हमारा जो गोल्स है मेरी सोसाइटी के वो ये है कि हमने जितना आप अपने प्रेसिडेंटशिप के दौर में आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, नॉलेज को पहले तो नॉलेज इम्पार्ट करना, बिकॉज रिसर्च इज सेपरेटली अ फील्ड। तो जब आप एक फील्ड बिल्कुल। को इंट्रोड्यूस कराते हो तो डेफिनेटली आप उसको उसका नॉलेज जो है ना वो इम्पार्ट करोगे, तभी कोई आपकी पार्टिसिपेशन आपकी जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा गोल ये है कि मैं इसका नॉलेज जो बिकॉज पूरा प्रोसीजर होता है रिसर्च का उसको ईज करूँ जितना इजी हो सके सबके लिए उतना। और दूसरा ये कि पब्लिकेशंस के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पब्लिकेशंस की, लेकिन पब्लिश करवाना आर्टिकल इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो जी बिल्कुल। हमारी मेरी कोशिश ये है कि हम अपने जो हमारे पास जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, मैं उनके साथ इंटरेक्शन करूं, उनको अपनी सोसाइटी के बारे में इंट्रोडक्शन दूं और फिर वो हमारे स्टूडेंट्स को लीड करें रिसर्च की एक दफा करने में और उसके बाद डेफिनेटली उसको पब्लिश करवाने में। ये हमारी सोसाइटी के गोल्स हैं। इसके अलावा डेफिनेटली वेन एवर यू ज्वाइन अ सोसाइटी तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है जो आप सीखते हो। तो एसएसआरएस में आई बिलीव कि जो आएगा इंशाल्लाह वो कॉन्फिडेंस भी लेके जाए। सही, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया संदेश, बहुत अच्छे से आपने एलाबोरेट किया अपनी सोसाइटी को। अच्छा संदेश, नेक्स्ट हमें ये बताइएगा कि आपके मतलब फ्री टाइम में आपकी हॉबीज या आपका क्या है, टैलेंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है? फ्री टाइम आजकल के दौर में फाइनल ईयर में आके तो फ्री टाइम आई वुड से कि बहुत कम मिलता जी जी, है। ऐसे ही। किताबों से फुर्सत मिलेगी तो ही आप कुछ फ्री टाइम लोगे, लेकिन अगर लेट्स से अगर मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है तो आई प्रेफर सेल्फ मेडिटेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
ओके ओके, मेरा नहीं दिल करता है मैं माशाल्लाह। खुद के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारूं, और आप कुछ सोचो अपने गोल्स के बारे में, क्योंकि जब आप सोचते हो तो आप कुछ करने के इरादा करते हो। जब आपके पास थोड़ा सा सोचने का टाइम होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ये देखो कि आपने क्या किया है जो आपके लिए गलत किया, और क्या है जो आपको आगे सही करना चाहिए। तो जी और दुनिया को हमेशा क्रिटिक नजरों से देखने की आदत है मुझे, तो ये सारी मेरी हॉबीज हैं जो फ्री टाइम चलते फिरते सफर में जो भी हो करती हूँ, यही करती हूँ बस। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपसे कि काइंडली हमें बताएं कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी तक आप कैसे पहुंची, इसको कैसे चूज किया, मेडिकल प्रोफेशन आपका अपना शौक था या पेरेंट्स की चॉइस थी? थोड़ा सा शॉर्ट जर्नी आप अपना बताना चाहें तो। डॉक्टर बनने का ख्वाब तो मैंने बहुत बचपन से देखा था, बिकॉज जब मैंने हिफ्स किया था तो आई यूज टू से कि कोई मेरे से अगर मुझे तंग करने के लिए बेसिकली पूछते थे लोग कि आपका नाम क्या, तो मैं छोटी सी थी तो मैं बहुत लंबा करके नाम बताती थी, हाफजा डॉक्टर सुनते थे शायद, बिकॉज ये मेरा क्रेज था कि मैंने ये करना है। माशाल्लाह। सही। डॉक्टरी मेडिकल जो प्रोफेशन है वो मेरी अपनी चॉइस थी, किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया। और मेडिकल प्रोफेशन को फिर उसके बाद उसके लिए आप जो है ना स्ट्रगल करते हो जितना, और डेफिनेटली मेडिकल स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, इससे आने से पहले भी स्ट्रगल होती है और इसके अंदर जाने के बाद भी। और फिर सारी जिंदगी एक स्ट्रगल वाला दौर ही होता है जो आप गुजारते हैं। और एफजे तक आना मेरी चॉइस नहीं थी। डेफिनेटली हर एक का ख्वाब पता नहीं के ही होते हैं आने से पहले तो। लेकिन यस। ये कि जब मेरिट बना उसके बाद जब, लेकिन फर्स्ट फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब मैंने गुजारी ना, तो मुझे लगा कि एफजे इज द बेस्ट प्लेस, मुझे आना ही यहाँ पे चाहिए था। बिकॉज बिल्कुल। यहाँ पे जिस एक तो सेग्रीगेशन मेल्स और फीमेल्स की इज वेरी मतलब लाइक इट शुड बी प्रोमोटेड एज सच। तो आई वुड एग्जैक्टली। से कि हम लोग जब इस तरह के एनवायरनमेंट में स्टडी करना भी बहुत इजी होता है, और जी जी। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद इन योर क्लास। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इजी सी चीज़ है, आई फील इजी इन एफजे को, मेरे लिए चलना फिरना खाना पीना सब बहुत आसान है। तो इसलिए आने के बाद मुझे एफजे बहुत पसंद आया था। सही सही, माशाल्लाह। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने इलाके में, पाकिस्तान में वाहिद यूनिवर्सिटी है जो फीमेल्स के लिए, जिसे कहते हैं बिगेस्ट सोर्स है, यू नो, कि इसके अंदर पर ईयर 350 प्लस सीट्स हैं, और सिर्फ फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा चांस है। और स्टडीज तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तरह मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी चॉइस के ऊपर। तो चले, अल्हम्दुलिल्लाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चले हम अब। नहीं, एफजे इज द बेस्ट प्लेस। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही, आई एग्री विद यू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लाइफ एज अ सुपर मुस्लिमा। तो लाइफ एज अ सुपर मुस्लिमा के अंदर हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। पहला सवाल ये है कि सबसे पहले हमें बताएं कि इस्लाम से आपका जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो कब से बना, कैसे फर्स्ट टाइम आप इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुई या उसको आपने फोकस किया? थोड़ा सा इस बारे में आप हमें बताएं। वैसे तो ये बहुत पर्सनल सी बात है, लेकिन चले जब आप इस्लाम की तरफ आना इस तरह से होता है कि आपकी सोच भी नहीं होती। वो टाइम आपको याद भी, जैसे अब मुझे वो ट्रांजिशन का टाइम कब था ये नहीं याद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मतलब आम थी बेशक, मैं मतलब सोच मेरी थोड़ी ज्यादा डीप होती थी, शुरू से ही थी, शायद मैं मैट्रिक में थी तब भी मैं बहुत ज्यादा सोचती थी। लेकिन ये कि इस्लाम की तरफ टर्निंग मेरी अब्रप्ट नहीं हुई है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मुझे नहीं पता लगा, एक फेज आया जो बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड था, जहाँ पे मुझे लगा कि एक टाइम आया था कि जब मैं दुनिया से, मुझे लगा था मैं बिल्कुल अलग हो गई हूँ, बिकॉज मेरा इधर दिल भी नहीं लगता था एक किस्म का, मुझे लगता था ये सब फजूल सी चीज है, हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों मतलब जिंदगी में इतना ज्यादा यानी बिजी अपनी हो रहे लाइफ हैं को जब हमें फोकस, पता है कि हमने मर लाइफ की जाना है। कॉज पे फोकस करना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, आई मैं बस यही मेरी कोशिश होती थी कि ये हम जो करें ये टाइम जाया करें, हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम बने। ये मेरी उस टाइम सोच थी। उसके बाद डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि ये सोच अच्छी है, बिकॉज इस्लाम का जो सबसे बेस्ट जो एम्बॉडीमेंट है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने बेशक जिंदगी सल्लल्लाहु। गुजारी है जिंदगी गुजारने की तरह। तो अगर उन्होंने सेग्रीगेशन इख्तियार करके हमेशा के लिए जिंदगी इस तरह से गुजारी होती कि हमने मर ही जाना और उसके बाद हमने ये करना नहीं, तो इस्लाम तो बेसिकली आपको एग्जाम्पल है, एक लाइफ की एग्जाम्पल देता है आपको। तो आपने जिंदगी गुजारने का तरीका ही इस्लाम है ना, मैं तो ये कहूंगी।
तो जब आपको ये पता लग जाता है कि जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम है, तो डेफिनेटली जब आप लाइफ गुजारते हो तो आप इस्लाम पे ही चल रहे होते हो। तो इसलिए आपके लिए जरूरी नहीं है आप अलग कमरे में बैठ के 24 घंटे इबादत करो तो आप एक मुसलमान हो अदरवाइज में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। अच्छा, यानी इस्लाम के साथ कनेक्टेड होने में मतलब किस तरह आपकी फैमिली काफी इस्लामिक थी, या आपने खुद ज्यादा थोड़े स्टेप्स इस्लाम की तरफ लिए, पेरेंट्स का ज्यादा हाथ है, या आपका माशाल्लाह आप नकाब करती हैं, आप स्कार्फ करती हैं, तो ये प्रैक्टिस कुछ होते हैं बच्चे जिनको पेरेंट्स को कहना पड़ता है, कुछ बच्चे खुद शौक से करते हैं, तो आप किस कैटेगरी में लाई करती हैं? ये मेरा नकाब करने वाला सीन तो बहुत रैंडम सा था। हम लोग मतलब जब आप मैट्रिक में होते हैं तो आप ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे ही एक दिन किसी ने कहा कि कल सारे नकाब करके आएंगे, और उसके बाद हमने नकाब साइड कर दिया। तो बाहर तो करती थी, लेकिन ये कि हर जगह नहीं, में जाकर उतार दिया। उसके बाद जाते आते के लिए कभी सोचा नहीं था कि शायद इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जब ट्रांजिशन हुई एफएससी में तो मुझे लगा कि मुझे इसको पहन के रखना चाहिए। अकेडमी में आके क्यों उसको उतार देती हूँ। तो एक दिन पहना, उसके बाद पहन ही रखा, बस उसके बाद नहीं उतारा। तो ये माशा इसकी नकाब की तो सिंपल सी हिस्ट्री है। बाकी जो इस्लाम का बैकग्राउंड है, वो मेरा बैकग्राउंड मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स की तरफ से है। बिकॉज आप वो करते हो जो आप देखते हो। माशाल्लाह मेरे पापा माशा की नमाजें मुझे मोटिवेट करती है हमेशा से, जब मैं उनको देखती हूँ। तो माशाल्लाह। जब आपके पास एक अमली नमूना होता है तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करते हो। बाकी मेरी मदर का भी बहुत ज्यादा रोल है। उन्होंने हमेशा मुझे गलत से रोकने का और सही करने की ही हमें हमेशा मुझे और मेरे सिबलिंग्स को हमेशा यही बताया कि जो मर्जी हो जाए, आपकी तरफ किसी का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। और ये वो बेसिक चीज है कि इस्लाम से खाता है, वो मेरी पेरेंट्स की तरफ से भी मैंने सीखी है। और उसके बाद बस अल्लाह की रहमत हुई तो असर भी ज्यादा हुआ। माशाल्लाह, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, आप सुंदर, जब आपने ये स्कार्फ वगैरह लेना शुरू किया, नकाब लेना शुरू किया, तो कोई आपको प्रॉब्लम्स हुई हो, या सोसाइटी में कभी आपको कुछ फील हुआ हो, कुछ ऑकवर्ड सा, या किसी की वजह से मतलब आपको इसको मेंटेन रखने में कोई हिंड्रेंस हुई हो, या आपने कंफर्टेबल हमेशा फील किया है इसको, हर किसी ने आपको सपोर्ट किया है, या किसी ने आपको मतलब नेगेटिव साइड पे भी कमेंट्स दिए हैं, कुछ ऐसा हुआ? नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं, खैर। लेकिन ये कि जब आप कुछ कर लेते हो तो आपको कमेंट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करने की हिम्मत भी तो उस टाइम पे आती है ना, जब आप मतलब आप करने से पहले आपको पता जी होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। तो जी जी। डेफिनेटली मुझे अपोजिशन आई थी उस टाइम। और एक टाइम पे तो बहुत सीवियर किस्म की भी थी, लेकिन ये कि फिर जो भी हुआ उसके बाद अ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मैं इस बात को जो है ना थोड़ा इन्फोर्स करूंगी कि आप जो भी करते हो, जब आप सही करते हो तो इट मीन्स यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन द थिंग। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर लोगों को मौका मिलता है आपको तंग करने का। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो इट मीन्स कि लोगों को समझ आ जाती है कि इसने वही करना है जो इसने करना है, अब आप जो मर्जी कर लोगे तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे साथ यही हुआ था मुझे लगता है। सोसाइटी में तो डेफिनेटली लोग आपको देखते हैं तो वो पहले आपको और रूप में देखते हैं, फिर अचानक से आपको किसी और रूप में देख लिया तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन आप जब आप ठीक करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अगर पहले नहीं करते तो एटलीस्ट अब तो कर रहे हो। और अगर आप कर रहे हो तो, और आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे, तो जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो सिर्फ इसलिए कि मेजोरिटी ये नहीं करती दैट डजंट मीन कि आप गलत कर रहे हो। तो आपको एग्जैक्ट। ये रियलाइज करवाना है लोगों को कि आप सही कर रहे हो, लोग गलत कर रहे हैं, नो मैटर वेर एवर इज द मेजोरिटी। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि मेजोरिटी अगर ऐसा नहीं करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो। आपके सेल्फ डिफाइंड रूल होने चाहिए जो हमें इस्लाम देता है। सही। एग्जैक्टली। तो चलिए सुंदर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि आप माशाल्लाह आज की सोसाइटी में जैसे सक्सेसफुल वुमन कहेंगे आप, हमारे लिए एक वैसी एग्जांपल है। माशाल्लाह आप एमबीबीएस कर रही हैं, आप स्टडीज में इतनी अच्छी हैं, और माशाल्लाह साथ में आप रिसर्च सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं, और साथ में आप इस्लाम को साथ लेके चल रही हैं, आप हिजाब पढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं। तो आप काइंडली थोड़ी सी हमें अपनी हमारी ऑडियंस के लिए, जो बहनें हमें सुन रही हैं या जो मुस्लिम उम्मा हमें सुन रही है, उनके लिए थोड़ा सा हमें बताएं कि आप कैसे इस्लाम की को साथ लेकर रूटीन को मैनेज करती हैं। आपकी क्या रूटीन है? 5 वक्त नमाज पढ़ना लोगों को लगता है कि सारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, नमाज पढ़ते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, ये काम कब करेंगे, और साथ में फिर रिसर्च सोसाइटी को मैनेज करना, तो ये काफी माशाल्लाह मेरे ख्याल में बड़ा काम है। तो आप ये कैसे करती हैं?
नमाज टाइम जाया नहीं करती। पहली चीज तो नमाज से ही तो टाइम निकलता है, अगर नमाज ही ना पढ़े तो टाइम भी नहीं निकलता। नमाज मुझे तो मतलब अगर आप इंसान कभी इस बारे में थोड़ा सा सोचे ना गौर से, तो आई वुड से कि नमाज आपके जो डे है ना उसको बड़ी अच्छी खूबसूरती से डिवाइड करती है। जैसे आपके पार्टीशंस नहीं बन जाते, आपको अपना टाइम टेबल बनाना नहीं पड़ता। आपका टाइम टेबल अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बनाया होता है कि माशा। आपने सुबह फजर टाइम उठना है और उसके बाद ईशा पढ़ के सोनी है। ये एक बहुत मतलब बीच वाला टाइम पीरियड अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया, आपने इस टाइम में अपना काम करना है जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद में अब आपके पास बीच में रेस्ट के लिए जो दो स्पोर्ट्स हैं, वो एक जोहर और एक असर का है। आप वजू करके और थोड़ा सा रिलैक्स होते हो। ये जो वर्ल्डली अफेयर्स है ना, ये इंसान को थोड़ा सा अंदर से तोड़ के रख देते हैं। आई वुड से थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सिंग के लिए, सेल्फ मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलता अगर आप नमाज ना पढ़ो, 24 घंटे सिर्फ इस काम में लगे रहो। तो नमाज तो एक वे है जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो और उसके बाद आपके लिए तो नमाज कंपलसरी है और ये मेरी चॉइस नहीं है। तो जब कंपलसरी चीज है तो फिर उसको माशा। छोड़ने वाला भी कोई काम नहीं है। सही। तो ये तो चलती है फिर कंटिन्यू। दूसरे काम थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, मैं उसको डिसकंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं उसको डिले भी कर सकती हूँ। लेकिन नमाज वो है जिसको डिले नहीं किया जा सकता ना, तो इसके लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको डिले करूँ। तो ये तो चलती है साथ, इसके लिए मुझे स्पेसिफिक टाइम ही निकालना पड़ता है, मुझे दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसके लिए टाइम अल्लाह ताला निकलवाते हैं। बेशक। और फिर जब आप कोशिश करते हो फिर अल्लाह ताला आपके लिए बहुत कुछ देते हैं। अगर मैं आप लोग आपके साथ अपना एक वैसे थोड़ा सा वाकया शेयर करूँ तो शुरू में जी जब जी मैं जरूर। अल्लाह ताला में ट्रांजिशन थी बहुत भी करीब थी, अभी ट्रांजिशन हुई और उसके बाद तब उस टाइम तो बहुत पीक था ना। तो जी उस टाइम मैं जब अभी मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था ये एफए में, और मुझे ये भी नहीं पता था मेरा एफए में एडमिशन होना था। मैं सोचती थी कि मतलब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, वहाँ पे मेल्स होंगे फीमेल्स होंगे, और मुझे तब आइडिया भी नहीं था कि वहाँ पे मेरे लिए वहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह भी होती है कि नहीं होती है। और उस टाइम पे मैं दुआ मांगती थी, या अल्लाह मैं नमाज पढ़ने की जगह कहाँ होगी, मैं कैसे नमाज पढ़ूंगी सही। यूनिवर्सिटी जाके। माशाल्लाह। और अब जब मैं कॉमन हूँ, मैं एफजे की डेफिनेटली वो कॉमन में इतनी प्यारी सी जगह बनी है नमाज जी पढ़ने की, तो जी अब अक्सर माशा। मैं जब नमाज पढ़ी तो मैं सोच रही थी किस बात की टेंशन थी 5 साल पहले, मुझे आने से पहले ही मैं सोच रही थी मैं किधर सही। नमाज पढ़ूंगी जाके। और सबसे पहले दिन जब मैं और मुझे लेक्चर्स का भी बहुत होता था कि लेक्चर्स के दौरान नमाज का टाइम होगा, ये छोड़ेंगे नहीं छोड़ के मैं क्या करूंगी। मैं पहले जाते साथ जिस दिन हमारा ओरिएंटेशन थी, उसके बाद हमें डिवाइड किया एनेटमी के बैचेस में कि ये इस टीचर के पास और इस टीचर के पास। तो जब मेरा इंटरेक्शन हुआ डॉक्टर जवेरिया के साथ, तो भी बच्चे क्लास में जाके बैठ ही रहे थे, तो मुझे ये फिक्र थी कि 12 बज गए, 1 बजे, सवा 1 तो नमाज का टाइम है, जी जी। 12 से 2 तो टाइम है क्लास का, ये तो पढ़ाती रही। मैं जाते साथ भी क्लास में बैग भी नहीं रखा था, मैं जाते साथ मैंने कहा मैम मैंने ना नमाज पढ़ने जानी है 1 बजे। और वो मुझे ना ऐसे देख रही थी, कहती कोई बात ठीक है चले जाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जी मैंने बस जो टीचर होती थी, बेशक जो मर्जी होता, मैं काम अपना, जब मुझे पता था मैंने नमाज पढ़नी है, तो मैं काम टाइम से पहले करने की कोशिश करती थी। पहली चीज तो अच्छा करती ताकि टीचर मोटिवेट हो जाए कि इसने तो काम इतनी थोड़े टाइम में अच्छा कर लिया, चाहे वो हिस्टो की डायग्राम्स होती, चाहे वो फिजियो की कॉपी होती, तो मैं जल्दी जल्दी बना देती थी ताकि मैम को इस बात का एहसास हो कि मैंने काम कर लिया तो मुझे जाने देना चाहिए। तो सही वो चले सही। जाते थे। और फाइनली फोर्थ ईयर में आकर मुझे ज्यादा होता था कि हॉस्पिटल में क्लासेस, अब हॉस्पिटल में कैसे टाइम निकलेगा नमाज पढ़ने के लिए। जी लेकिन जी। जब आप कोशिश करते हो और फिर जब डेफिनेटली अल्लाह ताला से दुआ मांगते हो तो फिर वो बहुत इजी सा बात होता है। मुझे अब भी कोई इशू नहीं हुआ नमाज पढ़ने में, बेशक। चाहे 2 बजे तक भी क्लास हो, मैं या बीच में से आके 10 मिनट के लिए पढ़ जाती हूँ निकल के क्लास से, या एंड पे मैं टाइम दे लेती हूँ, या अक्सर टाइम मिल जाता है, खुद ही मिल जाता है अल्लाह की तरफ। बेशक ऐसे ही है, वो हदीस भी है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ, जब वो एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और जब वो 2 हाथ मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो हमारा काम बस कोशिश करना है, फिर आगे रास्ते तो अल्लाह ताला खुद ही खोल देते हैं। सही माशाल्लाह। बहुत। हाँ एग्जैक्टली, आपकी दिमाग में बस सोच होना चाहिए कि आपने ये करना है। जी बिल्कुल। ऐसे ही माशाल्लाह। अच्छा। और एकेडमिक्स आप मैनेज कर लेती हैं? पढ़ाई कैसी आपको टफ लगती है, या मतलब इस रूटीन के साथ सब हो जाता है मैनेज, कि कोई स्पेसिफिक टाइम है, या मतलब कि कभी ऐसे लगा हो कि नहीं मुश्किल है पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं, पढ़ाई की रूटीन तो बहुत इजी रहती है ना। नमाज से मैंने आपको बताया डिवाइड डेज पार्ट, जिसने उठना ही फजर के टाइम है, उसके बाद उसने सोना भी नहीं है, बिकॉज अब दिन हो गया ना, इस्लाम की तरफ से फजर के बाद दिन हो जाता है, तो बस जी जिसे पढ़ना है तो फिर पढ़ने का तो टाइम उनसे ज्यादा होता है जिन्होंने 12 बजे उठ के पढ़ना है।
बिकॉज जिनको जी फजर की फिक्र नहीं होगी वो 12 बजे उठेंगे, तो फिर डे का स्पैन तो उनके लिए छोटा होगा ना, जिसने हाँ फजर जी के जी बाद नहीं सोना है, या अगर सोना भी है तो बहुत थोड़ा सा सोना है, तो इट में डे का स्पैन ज्यादा है। और दूसरा, जब आपके पास मोटिवेशन हो तो आप कोशिश करो कि आप पढ़ो, आप मतलब आप कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए फिर ये चीजें मुश्किल नहीं होती। तो स्टडी मुश्किल तो मुझे नहीं लगती, ये मुझे तो लगता है कि आप जितना इस्लाम के करीब होती है चीजें आपके लिए आसान होती हैं, आपका माइंड खुलता है, आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाती है, आपका दिमाग ज्यादा चलता है। और जब आपने नेक इरादों के साथ पढ़ना शुरू किया हो तो पढ़ा जाता है, स्टडी में कोई इशू नहीं है मुझे, बिल्कुल जी। भी नहीं। सही, ऐसा ही है। नमाज पढ़ना हमारे लिए तो फर्ज है, हम तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। लेकिन मेडिकल बेनिफिट्स ये कहते हैं कि जितनी दफा आप सजदा करते हैं, ब्लड फ्लो आपके थ्रू जितनी दफा सर्कुलेट, जी उतने आप एक्टिव होते हैं। तो आपका कम टाइम लगेगा वही काम करने में जो आप पहले नमाज पढ़े बगैर कर रहे हैं। सही। बिल्कुल। अच्छा सुंदर, हमें थोड़ा सा बताइएगा अपना आइडिया और अपना कॉन्सेप्ट के फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, और ये जो आजकल काफी फैला हुआ है हमारी फीमेल्स में, लिबरल्स में, इस बारे में आपका क्या कहना है? फेमिनिज्म को मैं सपोर्ट करती हूँ, और लेकिन फेमिनिज्म वो जो इस्लाम की तरफ से, Exactly. फेमिनिज्म बेसिकली था इस्लाम की तरफ से ना, ये वेस्टर्न जो कंट्रीज है इनको तो अब जाके शायद फेमिनिज्म मिला, हमारे तो कई साल, कई 100 साल पहले बल्कि हमें तो फेमिनिज्म, हमारी तो शुरुआत, इस्लाम की शुरुआत ही फेमिनिज्म से हुई थी ना। तो जितनी रिस्पेक्ट इस्लाम ने वुमेन को दे दी है तो दैट्स इनफ। सिर्फ इसलिए कि लोग आगे इस्लाम को फॉलो नहीं करते तो वो फेमिनिज्म को भी फॉलो नहीं करते, तो यू कांट से कि इस्लाम में फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म एक्चुअली तो पार्टी इस्लाम का है ना, हम्म। उसमें से निकाला गया वेस्टर्न कंट्रीज में और उसको मॉडिफाई किया अपने लिहाज से, जिसमें मेल्स को ज्यादा बेनिफिट हो और फीमेल्स को फिर कम बेनिफिट हो। ये लेकिन ये कि जो इस्लाम की तरफ से फेमिनिज्म आया, जो अल्लाह की तरफ से हमें फेमिनिज्म आया, उसमें फीमेल्स की अथॉरिटी मेल से कई गुना ज्यादा है मुझे लगता है, ठीक है। एग्जैक्टली। मेल्स की अथॉरिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, सिर्फ इंडिया इसलिए उनको अथॉरिटेटिव बनाया। अदरवाइज अगर आप देखना जाए तो हमारी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है और हमारी अथॉरिटीज ज्यादा है। लेकिन एग्जैक्टली। इस बात को मैं थोड़ा सा मतलब इलेबोरेट करूंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों ने जो एक रिस्पेक्ट थी ना फीमेल्स को दी जाने वाली, बीइंग अ मुस्लिम भी नहीं दी, वो जिन्होंने दी है उन्होंने दी है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि एग्जैक्ट। वसल्लम थे उन्होंने दी और अपने दोनों दे गए हैं, ठीक है। अब हम मुसलमान हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते, हम अपने घर में बात कर लेते हैं, हमारी मतलब मदर्स का जो एक होती है रिस्पेक्ट होती है, एक जो रिलेशन होता है कि उनको सिर्फ चाहते पे बिठा के उनको हर काम उनके करके दिया जाए, वो यही रिस्पेक्ट है ना, ये फेमिनिज्म है जो फीमेल्स को मिली है। कि अगर एक माँ इतनी इतनी दुखों से आपके लिए मतलब आपको पहले पैदा किया उसके बाद बचपन से लेके पाला, तो आज माँ क्यों तंग आ जाती है इस बात से कि मतलब फीमेल्स है ना वो उनको अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया। मेल्स के लिए अथॉरिटी है क्योंकि वो बैठे कर रहते हैं और सिर्फ फीमेल्स काम करती है घर में, उसमें एग्जैक्टली। कसूर हमारा भी है ना। हमने एक्चुअली इस्लाम से दूर हुए, हमें ऐसा लगा कि सिर्फ ये काम जो करने वाले घर के हैं वो सिर्फ फीमेल्स के हैं। हालांकि आज एग्जैक्टली। जब आप की हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो जितनी हेल्प वो करते थे अपनी वाइफ को काम करने में, उसकी मिसाल कहीं और नहीं है। तो ये वो एग्जैक्टली। चीजें हैं जिसको आपने अपनी गलतियों की वजह से इस्लाम का स्टैंडर्ड कम किया हुआ है, अदरवाइज इस्लाम 100% जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली। रेक्टिफाइड है, और फेमिनिज्म जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल। और जी, वही लेकिन फेमिनिज्म ये जो कि इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग लॉजिक। जी जी। जो आजकल कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का वो उसको मैं डिनाई डिनाई हाथ से करती हूँ। कुछ हद तक वो भी ठीक है लेकिन उनकी बात करने का तरीका थोड़ा गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सही। जो चीज चाहती हैं वो गलत नहीं चाहती हैं। उनमें से अक्सर जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से रेप के केसेस बढ़ चुके हैं, हरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली ड्रेस, आप सिर्फ ड्रेस को इसकी नहीं बता सकते। शायद 20 100 साल पहले अगर कोई मुझसे इस बारे में बात करता कि ड्रेसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सेक्सुअल हरासमेंट और रेप, तो मैं कह सकती थी कि शायद ये वाकई में। लेकिन अब तो कल्चर इतना मैं कहती हूँ आपने गिरा दिया हुआ है ना कि अब ये वेल और ये सब कुछ भी जो है ना इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इस तरह से। बेशक ये जी जी, बात है, मैं ये सबसे नहीं पहले कहती था, मोरल लेकिन ये करेक्टर कहना कि एनहांस सिर्फ कर। यही जिम्मेदारी है और कोई नहीं है, आपकी अपना बिहेवियर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी अपनी परवरिश का कोई रोल नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों के ड्रेस का रोल है, तो डेफिनेटली दैट्स रॉन्ग। जी हम जी। खुद वेल करते हैं और मैं अक्सर सोचती हूँ हम जाते आते अगर कभी इस तरह के कुछ हो जाए तो मैं मतलब उस टाइम मैं सोचती हूँ
ऐसा क्या किया मैंने, मतलब ऐसा क्या मैंने अबाया नहीं पहना हुआ, क्या मैंने नकाब नहीं किया हुआ, तो हाउ कैन दे से कि सिर्फ ड्रेसिंग ही इम्पोर्टेंट है? ड्रेसिंग नहीं इम्पोर्टेंट, जी ड्रेसिंग जी। का पार्ट है, लेकिन उसके साथ वो चीजें जो करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, जिसकी वजह से आज सोसाइटी यहाँ तक है। एग्जैक्टली, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी मुल्क के सिटीजन्स का मोरल कैरेक्टर इतना हाई हो, वो इस्लाम के साथ कनेक्टेड इतने हो कि वो इस तरह करने पर आमादा हो ही नहीं सकते। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। एग्जैक्टली, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है मेरी नजर में। आपको अगर इफ यू से कि ये ड्रेसिंग इस तरह से वेस्टर्न ड्रेसिंग और ये सब मोटिवेट करती है तो ठीक है, इट प्लेज अ पार्ट, ये इस पे तो रिसर्चेस भी हैं, इस्लामिकली भी प्रूवन है, बट दैट डजंट मीन कि जिसको स्टिमुलेट करती है उसका सेल्फ कंट्रोल कोई ना हो। जहाद बिन नफ्स भी इस्लाम ने ही सिखाया ना, वो जहाद बिन नफ्स ही नफ्स है। दैट डजंट मीन इनके आपको रोजा भी तो रखते हैं, रोजा रखने का क्या मतलब होता है? जब आपको खाना दिखाए रोजे में भी, बिकॉज आप फास्ट कर रहे हो, तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि मैंने रोजा तोड़ना है। तो हाउ कैन यू से, वो भी तो आपको मोटिवेट ही कर रहा था ना खाना उस टाइम पे जब आपने रोजा रखा था। बट यू अंडरस्टैंड कि ये आपकी लिमिटेशन, इस लिमिट से आपने आगे नहीं जाना, चाहे आपका जितना मर्जी दिल कराओ खाना खाने का। तो सेम इज द केस विद हरासमेंट केसेस, आई थिंक। बेशक देखो वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जिस तरह से भी गुजार रही हैं, दे आर आंसरेबल फॉर दैट। यू आर नॉट द पर्सन जिसको कहा गया हो कि आप उनको जस्टिफाई करें या उनको रेक्टिफाई करें और अपने कैरेक्टर्स जो है ना उनको भूल जाएं। तो पर्सनल मॉरल कैरेक्टर, पर्सनल कंट्रोल आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बाकी चीजें दे प्ले आर रोल डेफिनेटली। सोसाइटी के रूल्स अल्लाह ने जो बनाए हैं वो बहुत अच्छे रूल्स हैं, लेकिन इसको वन साइडेड करके अपने आप से बिल्कुल बरी हो जाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने कसूर से बिल्कुल बरी हो जाना, दैट्स रॉन्ग। सही, ऐसा ही है सुंदर। तो चले अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मैसेज फॉर आवर मुस्लिम उम्मा। यानी कि मैसेज फॉर आवर मुस्लिम्स, कि आप अपने जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आपने जब तक लाइफ में सीखा उसमें से कोई आप इम्पोर्टेंट बात सबको मैसेज देना चाहें तो? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं चाहती हूँ कि एक ना फीमेल के तौर पे, बिकॉज आई थिंक फीमेल्स आर मोर एम्पावर्ड इन आवर सोसाइटी देन मेल्स। फीमेल्स का जो होता है ना इन्फ्लुएंस, फीमेल्स आर द इन्फ्लुएंसर्स, उनके पास ना यस, इन्फ्लुएंसिंग सर्कल बहुत बिल्कुल। ज्यादा होता है मुझे लगता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। बीइंग का मदर, उनके पास वो इन्फ्लुएंस करती हैं पापा या फादर से ज्यादा, वो इन्फ्लुएंस करती हैं अपने बच्चों पे। तो फीमेल्स आर, मुझे लगता है कि हर चीज में ना फीमेल्स ज्यादा इन्फ्लुएंसेस, इनका असर जो है ना वो बाकियों से ज्यादा होता है। तो आई वुड से जब मेरा हम हमारे थोड़ी सी जिंदगी गुजारने का तरीका मुझे लगता है थोड़ा सा गलत होता है। जब आप अपने प्रोफेशन को चूज करते हो, दैट डजंट मीन कि आप उस प्रोफेशन को ही चूज कर रहे हो। आपका एम प्रोफेशन चूज करना नहीं होता। एज फार एज आई कंसिडर फॉर माई सेल्फ, प्रोफेशन एक वे होता है आपका। असल जो आप बीइंग अ मुस्लिम, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका असल काम, आपका एम जो है ना वो अल्लाह ताला को राजी करना है, नंबर वन थिंग। ठीक है, ये आपका एम है। उसके बाद ये प्रोफेशन हैं जो बीच में वेज हैं, ये डिफरेंट रास्ते हैं। चाहे आप बिल्कुल। टीचिंग से चले जाओ, चाहे आप डॉक्टरी से चले जाओ, आप इंजीनियरिंग करके चले जाओ, जो भी करके चले जाओ, आपने बेसिकली अपने अल्लाह ताला को राजी करना है ना, आप जिस भी प्रोफेशन से जाओगे। इसके फायदे हैं कुछ मेरी नजर में। जब आपके पास एम जो है ना वो प्रोफेशन से थोड़ा आगे का होता है ना, तो अगर आपको पता लगेगा कि कोई स्टार्ट करने लगो, कोई भी प्रोफेशन चूज करो, तो प्रोफेशन शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड द वे रादर देन द मेन गोल। और जैसे मैंने अपने लिए डॉक्टरी चूज की थी, तो डॉक्टरी मेरा शौक था, ये वो पाथवे था जिसको मैं अपने लाइफ, अपने मंजिल तक ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी मंजिल भी नहीं थी। असल मेरा मकसद है ना, इसीलिए तो मैं अभी भी मतलब इफ यू से कि मैं अभी तक सक्सीड क्यों कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, हमेशा आगे से आगे जाने की कोशिश मेरे अंदर क्यों है, बिकॉज आई नो कि सिर्फ डॉक्टरी बनना मेरा ख्वाब नहीं था। असल काम है डॉक्टर बनने के बाद शुरू होना, मैं करना चाहती थी, जो मैंने करना था वो प्रैक्टिस होगी मेरी। उसमें मेरा फाइनेंशियल डेफिनेटली इफ आई अर्न तो मैं दूंगी भी ज्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हो, तो आप स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग होना बनता भी है ना। अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी एबिलिटीज दी, आपको वो सीट दी जहाँ पे आके आप फाइनेंशियली
देखें तो बहुत ज़्यादा घिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक एक लेवल पे। तो अगर आप थोड़ा सा, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ बात से, आपने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि मैं क्या मतलब आपको मैसेज देना चाहती हूँ, तो मेरा मैसेज ये, क्रिटिक नजरों से सोसाइटी को देखना बहुत जरूरी है। आप जो भी चीज अपने अपने आंखों से देखते हो, उसको एक्सेप्ट करने से पहले देखो कि ये एक्सेप्ट करनी है कि नहीं। सेम थिंग, मेजोरिटी, व्हाट द मेजोरिटी डज डजंट मीन कि दैट्स ट्रू। आजकल मेजोरिटी वो कर रही है जो गलत है। तो जब आप सही करने लगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हो, वो सही कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखने की जरूरत है वहां पे। और दूसरा, बीइंग अ मुस्लिम, हमें आगे जाने की बहुत जरूरत है। सबसे गलत बात हमारे यहाँ ये हुई है कि मुसलमानों को सिर्फ मदरसे तक लिमिट कर दिया गया है, जबकि मुसलमान वो थे जो दुनिया को लीड कर रहे थे, वो लीडर्स थे बेसिकली। लेकिन हम लोगों ने लीड करना था, लेकिन आज लीड वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं, आज यूरोपियन कंट्रीज लीडर्स हैं। बिकॉज उन्होंने वो नॉलेज जो हमें इस्लाम ने दिया था ना, उन्होंने उसको यूज करके वहां तक पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। असल में वो नॉलेज हमारा था, हमने इसको सिर्फ नमाज रोजा तक रख के उसको मदरसा तक पहुंच दिया। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है इस बात का कि जो लोग मतलब 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को हिफ्ज कराते हैं और उसके बाद उससे बच्चे को कॉन्स्टेंटली मदरसे में लगाए रखते हैं और उसको सोचते भी नहीं है कि इसको भी कुछ पढ़ाना चाहिए आगे से। तो आई थिंक कि वो 3 में से 3 को हिफ्ज करा दो, लेकिन उसके बाद उनको स्कूल डाल के उसको मतलब एजुकेशनल बेनिफिट्स हो। एक ये तो इस्लाम में है ना कि आपने अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दो, उस दो चीज इस दौर में वो है। तो मुसलमानों को लीडर बनने की रिक्वायरमेंट है, और लीडर के लिए जरूरी है कि आप डेफिनेटली जिस भी पोस्ट पे आप उसमें आगे जाने की कोशिश करो। बिंग ट्राई ट्राई मैं बेस्ट कि मैं सबसे अच्छी पोस्ट पे जाऊं जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। और वहां जाके फिर डेफिनेटली आप जब इन्फ्लुएंसर होते हो तो आप वो कर सकते हो जो आप इस स्टेट पे नहीं रह के कर सकते। मैं आज एक बिल्कुल। स्टूडेंट हूँ, कि मेरे दिमाग में बहुत से गोल्स है जो मैंने पूरे करने हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकती वो सब मैंने कब करने हैं, जब मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूंगी। तो अभी मेरा गोल क्या है, इन्फ्लुएंसर बनना। इसीलिए मैं अभी भी जो है ना वो सक्सेस के लिए कोशिश करती रहती हूँ, कभी किधर कभी किधर। इस सक्सेस का मतलब, अब इस सब का अल्टीमेटली जो मेरा गोल था वो वही था, अल्लाह ताला। जिसका सेंटर एग्जैक्ट। अल्लाह ताला हो ना, उसको वेव से फर्क नहीं पड़ता। बेशक ऐसे ही। वो करेक्ट वे होना चाहिए, वो किसी को हार्म ना पहुंचे। खुद को कंट्रोल करके रखो, कोई आपको भी हार्म ना पहुंचे, ये भी इस्लाम का पार्ट है। इस्लाम जो है ना वो सिक्योरिटी, मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्लाम ही देता है आपको। आपको कोई एग्जैक्टली। हार्म ना पहुंचे और आप किसी को हार्म ना पहुंचाओ, आप बस कौन से उस रास्ते से गुजर के वहां जा सकते हो जहाँ पे आप जाके एक इन्फ्लुएंसर बनो। और जब आप देख सकते हो, आपकी इस्लामिक हिस्ट्री भरी हुई है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, वो भी सेम। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो, जब आप इन्फ्लुएंसर होते हो, तो आप इस्लाम के नॉलेज को अप्लाई करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हो कर सकते हो। तो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत बहुत इजीली हो सकती है। तो आई वुड से क्रिटिक नज़रों से देखें, और जो कर रही हैं आप वो ठीक कर रही हैं, बिल्कुल गलत नहीं कर रही हैं। इफ यू आर फॉलोइंग इस्लाम, तो बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर मसला होगा। कॉन्फिडेंस है अपनी बात पे, तो डेफिनेटली लेट लेट द पीपल रियलाइज कि दे आर डूइंग रॉन्ग बट यू आर डूइंग रॉन्ग। ये मेरा मैसेज है। एग्जैक्ट। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, जिसका मेन पॉइंट यानी ये था कि आप कहना चाह रही हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मुस्लिम के अंदर होना चाहिए कि जो वो कर रहा है एग्जैक्टली वो ठीक है। अगर वो अल्लाह का हुक्म पे अमल कर रहा है तो दुनिया जो मर्जी करे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सुंदर। एग्जैक्टली। आपने हमें इतना वक्त दिया, आपने हमारी ऑडियंस के लिए हमारे साथ डिस्कशन की। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप कि हमारी ऑडियंस जो आपको सुन रही है वो इससे बहुत कुछ अर्न करेगी, बहुत उनको लेसन मिलेंगे। और आई होप इससे आपकी तरह एग्जाम्पल, जो आप एक एग्जाम्पल हैं कि इस्लाम को साथ लेके भी सक्सेसफुल रहा जा सकता है, बल्कि इस्लाम इज़ द की टू सक्सेस। तो इससे सबको ये बात समझ आएगी, और इंशाल्लाह दिल ट्राई देयर बेस्ट कि वो इस्लाम को अपने साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच इकरा, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप पॉजिटिव बातें फैला सकते हो, एंड वी डू नीड कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म जो है ना वो फैले इस्लाम के बारे में स्पेसिफिकली। Exactly. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू।